हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 10 CSS प्रॉपर्टीज जो आपको ट्राई करनी चाहिए, जिसका यूज करके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है CSS के अंदर। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से कि हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जिसको हमने यूज करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसका हमने क्यों यूज करना है, इसका क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा जितना भी ब्राउजर का पैडिंग और मार्जिन होता है उसको पहले मैं जीरो करता हूँ। उससे पहले जीरो करने से पहले आप देखिए नीचे यहाँ आउटपुट में, यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, लाइक नीचे जो है स्क्रॉल बार बन चुका है जो मुझे नहीं चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले मैं जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं यूजिंग यूनिवर्सल सिलेक्टर मैं सबका मार्जिन कर देता हूँ जीरो। तो आप आउटपुट में देखेंगे तो यहाँ से नीचे स्क्रॉल बार जा चुका है। चलिए मैं पैडिंग भी जीरो कर देता हूँ। आप जब भी प्रोग्राम बनाएं, HTML के अंदर कुछ भी कोडिंग करें तो CSS में सबसे पहले ये करना जरूरी है कि मार्जिन जीरो कीजिए, पैडिंग जीरो कीजिए। चलिए इसके बाद वापस से मैं क्या करता हूँ कि मेरा ये जो कंटेंट है, लाइक ये जो लिखा है 10 CSS प्रॉपर्टी यू शुड ट्राई टू यूज एंड बॉक्स साइज इन बॉर्डर बॉक्स, ये मेरा एक डिव के अंदर है। अगर मैं डिव को 100% विड्थ देता हूँ, डिव विड्थ 100%, ठीक है, डन है, 100% दे दिया मैंने। बट अगर आप गलती से इसी के अंदर ही पैडिंग अप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने पैडिंग दिया 10 px, देखिए मैंने जैसे ही पैडिंग दिया आप यहाँ देखेंगे नीचे स्क्रॉल बार बन चुका है। तो इस ये स्क्रॉल बार ना बने तो उसका क्या सोल्यूशन है हमारे पास, तो उसके लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। देखिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ और देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया आप नीचे देखेंगे कि इसका जो स्क्रॉल बार था नीचे से वो जा चुका है। मीन्स अब कंटेंट आपका उतनी ही विड्थ में जितना ही स्क्रीन का विड्थ है। तो ये एक्चुअल में करता क्या है कि अगर आपकी विड्थ, देखिए आपने विड्थ 100% ली है, लेकिन आपने उसी डिव के अंदर ही जहां पर विड्थ आपने 100% ली है उसी में ही आपने पैडिंग को ऐड कर दिया। तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर प्लस 20 px और ऐड कर देगा विड्थ के अंदर। समझिए बात को, अगर आप इस पैडिंग को ऐड करना चाहते हैं, देखिए यहाँ एक और सोल्यूशन है। अगर आप पैडिंग आपने दिया है 10 px और आप बॉक्स साइजिंग यूज नहीं करते, बॉक्स साइजिंग अगर आप यूज नहीं करते तो आप देखेंगे, देखिए 10 px था तो राइट से भी लेफ्ट से भी 10 px तो 20 px मैंने विड्थ के अंदर विड्थ में ऐड कर दिया। चलिए मैं आपको रिमूव करके वापस से दिखाता हूँ, पैडिंग 10 px। अभी आप देखेंगे वापस से स्क्रॉल बार बन चुका है। तो अब मुझे डिव को ये बताना है कि ये जो विड्थ है ये स्क्रीन का जो 100% है वो तो है ही, प्लस 20 px और भी आपको ऐड ऑन करना है। बट ये इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है आपका। तो आप यहाँ पर कैल्स का भी यूज कर सकते हैं जो कैलकुलेट करके बता देगा कि टोटल विड्थ जो है इतना है। बट इट्स नॉट ए गुड सोल्यूशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर आपने पैडिंग अप्लाई किया है तो आपको यूज करना है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो जो आपका डिव है उसका जो बॉर्डर है उससे बाहर आपकी विड्थ नहीं जाएगी, उसके अंदर ही आपका जो भी पैडिंग देंगे आप जो भी देंगे उसके अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली अप्लाई करना है विड्थ 100%। अगर आपने पैडिंग दिया है मार्जिन दिया है तो विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा ना हो तो आप यूज करेंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। चलिए होप आपको समझ आया होगा, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। चलिए हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है एस्पेक्ट रेशियो, कि आपने इस प्रॉपर्टी का कैसे यूज करना है। फॉर एग्जांपल पहले हम जो भी कंटेंट क्रिएट करते थे उसका हाइट विड्थ हमें डिफाइन करना पड़ता था, और हर स्क्रीन साइज में हम अलग अलग हाइट और विड्थ डिफाइन करते थे। हमें ऐसा ना करना पड़े हर स्क्रीन साइज के ऊपर कि रेशियो जो है वो अपने आप, लाइक अगर स्क्रीन साइज चेंज होता है तो अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्ट हो, तो हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं इसको। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक डिव लिया है जिसका मेन क्लास है रेशियो, और एक पैराग्राफ है जिसके अंदर मेरा छोटा सा कंटेंट है एस्पेक्ट रेशियो। चलिए तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने क्लास लिया है रेशियो,
इसको मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर। मैं जैसे ही इसका यूज करूंगा ये मेरा कंटेंट जो सेंटर में चला जाएगा। अभी मैं इसके बाद जो मेरा पैराग्राफ है, लाइक ये div के अंदर जो पैराग्राफ है जिसके अंदर कंटेंट है, मैं उसका एक हाइट विड्थ डिफाइन करता हूँ। रेशियो पैराग्राफ, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया ग्रीन। विड्थ मैं इसको दे देता हूँ 100%। चलिए 50% अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, 50% विड्थ, लाइन सेंटर। ओके, इसके बाद अब मैं चाहता हूं कि इसका जो विड्थ मैंने 50% दिया है वो तो 50% है, बट इसका हाइट मैं कैसे इंक्रीज करूं? क्या मैं यहाँ पर ऐसे डिफाइन करूं कि मुझे हाइट जो है इसका वो 50% चाहिए? देखिए अब मैंने हाइट 50% किया तो जब तक कंटेंट नहीं है वो हाइट इंक्रीज नहीं हो रहा, तो मैं इसका यूज नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ एस्पेक्ट रेशियो, और अगर मैं करता हूँ 1/1 तो देखिए कैसा बन गया मेरा। मीन्स विड्थ रेशियो टू हाइट, जो आपका फर्स्ट वैल्यू है 1 वो है आपका विड्थ, और जो सेकंड वैल्यू है वो है हाइट। विड्थ टू हाइट रेशियो। चलिए मैं फॉर एग्जांपल, अगर आपको चाहिए 16:9 का आउटपुट चाहिए अगर आपको, तो कुछ ऐसा बनेगा। लाइक अगर मैं इसको अभी आपको चेंज करके दिखाऊं स्क्रीन साइज में, ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहेगा। ऐसे नहीं है कि हर स्क्रीन साइज पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको एक वीडियो के एग्जांपल से आपको करके दिखाता हूँ यूजिंग आई फ्रेम, कि इसका मेन बेनिफिट क्या आने वाला है। चलिए इस एग्जांपल को समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने अभी ऐड किया है एक आई फ्रेम। अगर आप कोई आई फ्रेम ऐड करते हैं तो अभी इसका व्यू कुछ ऐसा है, क्योंकि विड्थ इसका मैंने दिया 50%, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इसको चेंज करना है। तो वापिस से आप एस्पेक्ट रेशियो, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ 16:9। ओके, उसके लिए यहाँ पर जब आप आई फ्रेम कॉपी करके आएंगे, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब से मैंने किया है कॉपी वीडियो का लिंक, तो आपको ये हटाना पड़ेगा जो प्री डिफाइंड है। तो अभी कुछ ऐसा आ गया मेरे पास। या फिर अगर मैं आपको एस्पेक्ट रेशियो के बिना दिखाऊं और यहाँ पर कोई हाइट फिट नहीं है फिर मैं आपको दिखाऊं, तो अभी मैं इसको कुछ ऐसा करता हूँ, लाइक मैं अगर स्क्रीन साइज अगर इंक्रीज करता हूँ तो कुछ ऐसा आता है व्यू मेरे पास। लाइक जो रेशो आना चाहिए 16:9 का वो नहीं आ रहा है मेरे पास, तो वो कैसे आएगा? तो सिंपली आपने यहाँ पर मेंशन करना है सीएसएस के अंदर। देखिए पहले पैराग्राफ तो मेरा अभी आई फ्रेम आ गया, तो मैंने यहाँ पर आई फ्रेम कर दिया, बाकी सारा सेम है आपका। बैकग्राउंड कलर यहाँ लगाया हुआ है, वैसे जरूरत नहीं है, मैं हटा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ 16/9। देखिए कुछ ऐसा हो गया। अभी इसका बेनिफिट क्या है, मैं वापस से स्क्रीन साइज चेंज करता हूँ, देखिए। तो ये इसका मेन बेनिफिट होने वाला है कि आपने एस्पेक्ट रेशियो का कैसे यूज करना है। ये ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोबाइल स्क्रीन साइज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, 9/16 का रेशियो चाहते हैं, 16 का रेशियो अगर आपको चाहिए तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो वो रेशियो आपका वही रहेगा, 9/16 का ही। होप आपको समझ आया होगा सेकंड प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है। चलिए चलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करना है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वहां आप जाकर चेक कर सकते हैं कि फ्लैक्स बॉक्स हमें कैसे क्रिएट करना है, डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी का कैसे यूज करना है। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ बता देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर यूज किया है फ्लैक्स रैप। देखिए इसका यूज है, मैं एक बार इसको हटा के दिखाता हूँ आपको। तो कुछ ऐसा है, लाइक अगर आपका स्क्रीन साइज स्मॉल हो जाता है तो आप डेटा को जो है रैप करना चाहते हैं, तो डेटा जो है ऑटोमेटिक जो बॉक्सेस मैंने बनाए हैं वो ऑटोमेटिक रैप होते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये डेटा रैप हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 हो चुका है। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था गैप प्रॉपर्टी के बारे में, कि गैप प्रॉपर्टी का यूज करके 10 px, जैसे ही मैंने गैप दिए टॉप बॉटम सब जगह से 10 px आ चुका है। लेकिन अगर मुझे, मैं वापस से आपको दिखाता हूँ दो प्रॉपर्टी और मैं बताना चाहता हूँ आपको। रो गैप फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा 10 px,
तो देखिए सिर्फ रो के बीच में गैप आया है, लेकिन अगर मैं करता हूँ कॉलम गैप और यहाँ मैं करता हूँ 20 px, तो देखिए ये 20 px, ये गैप ज्यादा है, ये गैप कम है। तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि बात जो है इसके अंदर वो क्या है। लाइक इसका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है गैप, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। चलिए इसको मैं कमेंट करता हूँ, वापस से इसको ओपन करते हैं। चलिए आप चाहो तो यहाँ दो प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हो, दोनों आप एक साथ रो कॉलम दोनों डिफाइन कर सकते हो। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो चुकी है रो के अंदर 10 px, और ये आपका अप्लाई हो चुका है कॉलम के अंदर 40 px। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अगर आपने कभी इसको यूज नहीं किया है सेंड कलर को, तो मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। आपके पास इनपुट चेकबॉक्स है या फिर इनपुट रेडियो है, तो जब आप इसको क्लिक करते हैं, मैंने इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, आप अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो कलर आया है मेरे पास ब्लू, वो अगर आपको चेंज करना हो तो उस केस में आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे कलर अगर चेंज करना है, सबसे पहले मैं रेडियो बटन के ऊपर दिखाता हूँ आपको इनपुट। चलिए यहाँ पर क्या है, मैंने रेडियो, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ रेडियो बटन के ऊपर। तो सिंपली आपको लिखना है सेंड कलर, आप जो भी कलर देना चाहें दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया रेड। चलिए रेडियो बटन को क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर कलर रेड हो चुका है। देखिए यहाँ पर वही है आपका बाय डिफॉल्ट जो ब्लू कलर होता है वही है यहाँ। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए आउटपुट में, तो आप यहाँ से सिंपली एसेंट कलर का यूज करके चेंज कर सकते हैं। देखिए चेक बॉक्स के केस में मैं चाहता हूँ कि मुझे रेड नहीं चाहिए, मुझे ग्रीन चाहिए, तो मैं यहाँ ग्रीन कर देता हूँ, तो यहाँ पर ग्रीन आएगा। वो पसंद आया होगा आपको ये प्रॉपर्टी, इजी है, आप यूज कीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे आपको। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। पास जो कंटेनर है और जो बॉक्स है, मैंने इसको यहाँ पर CSS दिया है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कंटेनर मेरा 100% है, हाइट 200 px है, डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या, तो मेरा सेंटर में आ चुका है। तो ये जो रेड कलर है मेरा यहाँ से आया है, जिसको मैंने वेट दिया 50%, बैकग्राउंड कलर रेड, और एस्पेक्ट रेशियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको मालूम है इसी वीडियो के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं क्लिप पाथ की। क्लिप पाथ क्या है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा बॉक्स है, मुझे इसको सर्कल फॉर्म देनी है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा सर्कल। फॉर एग्जांपल मुझे इसको 20% मुझे इसका सर्कल चाहिए, तो 20% करूंगा तो इतना आएगा। लेकिन अगर आप 50% करते हैं तो कुछ ऐसा आएगा उस बॉक्स का 50%, क्योंकि ऑलरेडी उसका हाइट वेट जो है इतना ही है, तो उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आप कुछ और शेप बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे पॉलीगन चाहिए, तो मैं यहाँ पर करूंगा पॉलीगन। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मैं जल्द ही इस वीडियो के बाद उसको अपलोड कर दूंगा, आप उसको चेक कीजिएगा। उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लेके जैसा भी आप शेप बनाना चाहते हैं वैसे शेप आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ, मुझे 100%। तो अभी आप देखेंगे मेरा शेप जो है कुछ ऐसा बन चुका है। ये पॉइंट्स हैं जो आपको क्रिएट करने हैं। मुझे कुछ ऐसा शेप चाहिए, तो अगर मैं ये पॉइंट्स यूज करूंगा तो मेरा जो इमेज है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। होप आपको समझ आया होगा कि कैसे अपने क्लिप पाथ का यूज करना है। डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालने वाला हूँ इसी के ऊपर है, क्लिप पाथ के ऊपर, तो आपको मिल जाएगा कंप्लीटली डिटेल में कि कैसे आपने इसका यूज करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। चलिए हमारे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी है टेक्स्ट बैकग्राउंड इमेज। मीन्स कि अगर मुझे टेक्स्ट बैकग्राउंड में इमेज लेकर आनी है तो उसके लिए हम कौन कौन सी CSS प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। दो तीन प्रॉपर्टीज हैं जिसका हमें यहाँ पर यूज करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डिव लिया है जिसके अंदर मेरे पास कंटेंट है, दिस इज ए सिंपल सैम्पल टेक्स्ट, एंड उसका आईडी लिया है मैंने डेमो टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने इसको अलाइन सेंटर किया है टेक्स्ट को, फॉन्ट साइज लिया 60 px, फॉन्ट वेट लिया है 900। चलिए मैं पहले इसको कम कर देता हूँ फॉन्ट साइज को 40। तो सबसे पहले आपने ऐड करना है बैकग्राउंड क्लिप। चलिए इसके बाद आपने देना है कलर, मैं कर देता हूँ कलर को ट्रांसपेरेंट। देखिए अब ट्रांसपेरेंट करते ही कुछ ऐसा हो गया। चलिए मैं इसको अभी कट कर देता हूँ, उससे पहले मैं इमेज ऐड करता हूँ इसके अंदर, बैकग्राउंड
देखिए अब ये इमेज मेरा आ चुका है, बट मेरा जो इमेज है वो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूं, तो एक प्रॉपर्टी हमें यूज करनी पड़ेगी, कलर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब जैसे मैंने कलर ट्रांसपेरेंट किया, आप देखेंगे यहाँ से जो कलर था, जो टेक्स्ट था, वो विजिबल नहीं हो रहा, वो जा चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है। लेकिन अब भी मेरा ये वर्क नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपने इस प्रॉपर्टी को वापस से कॉपी करना है और आपको अप्लाई करना है वेबकिट। देखिए जैसे मैंने वेबकिट बैकग्राउंड के लिए टेक्स्ट ऐड किया, आप देखेंगे कि यहाँ पर चेंज आ चुका है। मैं यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज करता हूँ, जैसे मैं 60 पे एक्स करूंगा फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा। तो इसके बैकग्राउंड में जो इमेज है, देखिए कलर चेंज होता जा रहा है, जहां पर जैसी पिक्चर आपको विजिबल हो रही है वैसे यहाँ पर आया है। मैं ये हटा के दिखाता हूँ, कलर ट्रांसपेरेंट। ओके, इसको हटाता हूँ मैं, फिर देखता हूँ कि इमेज कहाँ तक है। देखिए अब ये बैकग्राउंड में इमेज है, तो जहां पर टेक्स्ट होगा वहां पर ये आपको इमेज दिखाई देगी। ये देखिए टेक्स्ट है आपका, मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, ट्रांसपेरेंट है इसलिए दिख नहीं रहा मुझे। तो जहां जहां पर इसके इमेज की टेक्स्ट के बैकग्राउंड में जहां जहां इमेज है और जो सा कलर है बैकग्राउंड में इमेज का, वही कलर आपको टेक्स्ट में देखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पर, यहाँ सेलेक्ट करूं टी और एक्स को, तो इसके बैकग्राउंड में ये कलर है, तो यही विजिबल होगा मुझे यहाँ पर। देखिए तो आप फॉन्ट अगर इंक्रीज करेंगे तो इमेज का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा बैकग्राउंड में। होप समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। चलिए सेवंथ प्रॉपर्टी है हमारा टेक्स्ट शैडो, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इसका हमने कैसे यूज करना है। चलिए मैं यहाँ पर, ये जो मेरे पास टेक्स्ट है, दिस इज सैंपल टेक्स्ट, मैं इसी के ऊपर अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट शैडो। ठीक है, मैं अभी फिलहाल के लिए कोई भी वैल्यूज डाल देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन वैल्यूज का क्या मीनिंग है। देखिए मैंने जैसे ही अप्लाई किया ना, 5px रेड, कुछ ऐसा मेरा आउटपुट आया टेक्स्ट का। प्रॉपर्टी जो मैंने यूज किया वो टेक्स्ट शैडो। अभी मैंने इसके अंदर 3 वैल्यूज डाली हैं। फर्स्ट है 5px, सेकंड है 5px, देन थर्ड है कलर। तो जो फर्स्ट px है उसका मीनिंग क्या है, देखिए जो हमने 2 वैल्यूज एंटर की हैं वो हमारी हैं कि आप एक्स एक्सिस के ऊपर, सॉरी मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, कि फर्स्ट जो है आपका हॉरिजॉन्टल आपको कितना शेडो चाहिए, और सेकंड वैल्यू है 5px आपको वर्टिकल कितना शेडो चाहिए उसके लिए है, और ये है आपका कलर। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही वैल्यूज हैं इसके अंदर, इसके बाद एक और वैल्यू हम ऐड करते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10px। देखिए जैसे ही मैंने 10px किया, आप देखेंगे कि जो रेड कलर था वो ब्लर हो चुका है। तो मीन्स आप उसको कितना ब्लर इफेक्ट देना चाहते हैं उसके लिए थर्ड वैल्यू आप यूज करेंगे। तो अभी कुछ ऐसा हो गया। चलिए मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ ब्लैक, तो कुछ ऐसा आ गया। फिर मैं यहाँ से कर दूँ 0। मैं चाहता हूँ सिर्फ इस तरफ से आना चाहिए, तो कुछ ऐसे भी आएगा। आप चाहें तो इसको 0 कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा आएगा। आप वर्टिकल वैल्यू देना चाहते हैं तो वर्टिकल दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं देना चाहते तो कुछ ऐसा आउटपुट आएगा आपके पास। होप आपको समझ आया होगा कैसे अपनी टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी का यूज करना है। ऐसा नहीं कि एक ही आप यूज कर सकते हो, एक से ज्यादा भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को कॉपी करूं, कोमा देने के बाद सेकंड वैल्यू मैंने दिया, यहाँ पर करते हैं कलर चेंज। यहाँ पर मैंने ग्रीन किया, वापस से सिलेक्ट करते हैं ग्रीन। जैसे ही मैंने ग्रीन किया, देखिए अब ये 2 कलर का कॉम्बिनेशन हो गया, ब्लैक भी यूज हो रहा है इसके अंदर जो, और आपने ग्रीन यूज किया वो भी। ऐसे ही आप मल्टीपल शेडोज का यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। चलिए देखते हैं एनिमेशन हमने कैसे क्रिएट करना है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक डिव लिया है जिसका क्लास है बॉक्स, उसको एक बैकग्राउंड कलर दिया है मैंने, और हाइट और विड्थ दिया है जो कि है रेड कलर का। चलिए तो सबसे पहले मैं इसके अंदर एनिमेशन मुझे ऐड करना है, तो सबसे पहले पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी ऐड करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है मेरा बॉक्स वो ऑटोमेटिक मेरा रोटेट होना चाहिए। चाहे आप तो अभी जैसे लेफ्ट में है तो राइट में चला जाए, राइट से फिर लेफ्ट में आ जाए, या फिर आप जिस भी डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आप इसको मूव करा सकते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उसको देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो एनिमेशन प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे उसके लिए प्रॉपर्टी है सबसे मेन एनिमेशन। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं कि तो ये एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है कि आप एनिमेशन का नेम क्या देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमेशन का मैंने नेम दिया एग्जाम्पल,
उसकी ड्यूरेशन आप क्या रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया 10 सेकेंड। टाइमिंग फंक्शन डिले। टाइमिंग फंक्शन डिले का मीनिंग है कि आप कितने समय के बाद, कितने टाइम के बाद वो जो आपका एनिमेशन है उसको स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि एकदम से स्टार्ट ना हो, आफ्टर 2 सेकेंड स्टार्ट हो। इटरेशन काउंट। इटरेशन काउंट मीन्स आप कितनी बार इसको चलाना चाहते हैं, 4 बार, 5 बार, इन्फिनाइट, वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ इन्फिनाइट। डायरेक्शन आपको क्या चाहिए, तो मैं यहाँ कर देता हूँ लीनियर। चलिए अभी मैं इसको रहने देता हूँ, फिल मोड को अभी नहीं करेंगे इसको। अब इसके बाद मैं वापस आता हूँ। अब ये देखिए ये वर्क कैसे करेगा। तो इसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट की फ्रेम्स बनाने होते हैं। अब ये जो मुझे की फ्रेम्स अप्लाई करने हैं, किसके ऊपर करने हैं, वो नेम जो मैंने यहाँ पर दिया एग्जाम्पल, तो यहाँ पर वो नेम हम डाल देंगे कि इसके ऊपर मेरे जो ये फ्रेम है वो चलनी चाहिए। लाइक 0%, जब स्टार्ट हो तो तब क्या होना चाहिए, लेफ्ट से दूर ले जाना चाहता हूँ, जो मेरा कंटेंट है वो लेफ्ट से दूर जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, या फिर 0% पे मैं यही रखना चाहता हूँ, टॉप भी 0 मेरा और लेफ्ट भी 0। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको किया मैंने 20% का, इसको किया 25%। और यहाँ पर करते हैं वैल्यू को चेंज। लेफ्ट से मुझे दूर लेकर जाना है, तो मैंने 200 px ऐड किया। टॉप से मुझे कोई चेंज नहीं चाहिए। तो देखिए आप देखेंगे वो ऑलरेडी रनिंग में है मेरा। यहाँ पर करते हैं वैल्यू को चेंज। 50% अगर हो जाता है आपका, 50% एनिमेशन के बाद आप क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे टॉप और लेफ्ट दोनों से 200 px वर्क करना है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है मेरे पास 100%। जब हो जाए तो वापस मेरा उसी प्लेस पर आ जाना चाहिए जहां से स्टार्ट हुआ है। देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लाइक ये जो अभी वर्क कर रहा है, इट्स वर्किंग ऑन होवर। यहाँ पर मैंने एक सिंपल एक बटन लिया हुआ है जिसके अंदर टेक्स्ट डाला हुआ है होवर एक स्पैन के अंदर। बटन के अंदर कुछ CSS लाइक बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर 0, विड्थ 150, हाइट 80 px, पैडिंग लिया है 10 px का। फॉन्ट कलर व्हाइट लिया हुआ है, फॉन्ट का वेट बोल्ड किया हुआ है, फॉन्ट साइज 30 px है, कर्सर पॉइंटर लिया हुआ है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि लाइक मैं बटन के ऊपर होवर करता हूँ तो फॉन्ट साइज इंक्रीज हुआ है एंड बैकग्राउंड कलर रेड हुआ है। अब देखिए आपने भी कई बार किया होगा लाइक होवर इफेक्ट आप लाना चाहते हैं, बट जो आप चाहते हैं कि ये जो इफेक्ट आया है वो धीरे धीरे आए, जो आपने टाइम स्पेसिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग आए, तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपने सिंपली उसके लिए लिखना है ट्रांजिशन, और आपने देना है टाइम कि आप कितने टाइम के लिए इसको चलाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ 2 सेकेंड। तो यहाँ पर जैसे ही कर्सर जाएगा, अभी आपने देखा कि कैसे धीरे धीरे बिल्कुल आया। अगर आप टाइमिंग इंक्रीज करते हो, फॉर एग्जाम्पल 5 सेकेंड, तो आप देखेंगे बिल्कुल धीरे धीरे चलेगा। फॉन्ट साइज एकदम से इंक्रीज नहीं होगा, बैकग्राउंड कलर जो है एकदम से चेंज नहीं होगा। तो ये आपको काफी मदद करेगा इस तरह के इफेक्ट्स बनाने में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। चलिए गाइस बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी जो कि है फिल्टर इन CSS की। लाइक आप किसी इमेज के ऊपर फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो यूजिंग CSS कैसे अप्लाई करें, देखते हैं इसको। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चर ली है। अगर मैं बात करूँ तो ये नॉर्मल पिक्चर है, जो ऑलरेडी इफेक्ट है वो ऑलरेडी उस पिक्चर के अंदर ही है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया है कि कुछ डिव बनाए हुए हैं, उसके अंदर हमारा इमेज है सभी डिव के अंदर, और सबके अंदर एक जो डिव है उसके अंदर तो कॉमन क्लास है कि जिसके थ्रू हमने इसको साइज वगैरह दिया। और मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। लाइक इसके अंदर ये जो फॉन्ट साइज यहाँ पर यूज हुआ है, लाइन हाइट यूज हुआ है, मार्जिन बॉटम, विड्थ, इमेज का विड्थ जो भी यूज हुआ है, कंप्लीट डिव का विड्थ है, उसी के अंदर ही इमेज जो है 100% है आपका डन है जी। इसके बाद हर इमेज के अंदर मैंने क्लास लिया। ये तो आपका नॉर्मल पिक्चर है जिसके अंदर कोई क्लास नहीं है। इसके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ब्लर क्लास है, ब्राइटनेस क्लास है, कंट्रास्ट कंट्रास्ट, देन यूरोटेट, इन्वर्ट, सैचुरेट,
सेफ एंड मल्टी। तो ये जो क्लासेज बनी हुई है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये सभी क्लासेज है यहाँ पर, ब्लर, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ह्यू एंड सॉन्ग, सभी क्लासेज है यहाँ पर। अब इनके अंदर एक प्रॉपर्टी यूज किया है जिसका बारे में हम बात करने वाले हैं, फिल्टर। देखिए आप CSS यूज करके इमेज के ऊपर कैसे फिल्टर अप्लाई करते हैं उसके लिए, लाइक आप फिल्टर आप कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक आप ब्लर करना चाहते हैं, ब्राइटनेस इंक्रीज करना चाहते हैं, कंट्रास्ट इंक्रीज करना चाहते हैं, ह्यू, रोटेट, इन्वर्ट, सैचुरेट, सेफ या मल्टीपल फिल्टर्स अगर आप एक साथ यूज करना चाहते हैं तो यहाँ आपने करना क्या, लाइक आपने यूज करना है फिल्टर, उसके अंदर आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं। लाइक मुझे ब्लर करना है तो मैं अगर इस, देखिए ये आपका नॉर्मल पिक्चर है, अगर मैं इसकी बात करूं इसके ऊपर मैंने ब्लर इफेक्ट यूज किया है। देखिए अगर आप करेंगे वैल्यू को 0 px ब्लर के अंदर तो आपका जो इमेज है और ये इमेज है आपका ऐसा लगेगा कि सेम ही है। ओके जी, डन है। अब अगर मैं हल्का सा वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 px किया मैंने, तो यहाँ पर देखिए आपका चेंज हो गया। अब जैसे ही वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, 10 px लिया तो ये और ब्लर हो गया। अब अगर मैं कर दूं 100 px तो बिल्कुल ही ब्लर हो जाएगा। देखिए आपको जितना रिक्वायरमेंट है आप उतना यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, मुझे चाहिए 0.2, देखिए हल्का सा ब्लर होगा। 0.5 चाहिए, कुछ ऐसा। 0.9, देखिए हल्का सा और ब्लर हुआ है। वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो ज्यादा ब्लर होता जाएगा। देखिए इसके बाद बात करते हैं ब्राइटनेस की। देखिए इस इमेज के अंदर ब्राइटनेस ज्यादा है तो आपने ब्राइटनेस यूज करना है, उसकी वैल्यू को आपने एंटर करना है। इसके बाद बात करते हैं कंट्रास्ट की। आप कंट्रास्ट कितना इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही सिंपली डाल सकते हैं। ह्यू, रोटेट की, लाइक अगर आप यहाँ डिग्री चेंज करते जाएं, फॉर एग्जाम्पल अभी 60 डिग्री में, लाइक यहाँ पर मैंने 60 डिग्री यूज किया तो कलर कुछ ऐसा। चलिए मैं यहाँ 90 डिग्री करता हूँ तो आप देखेंगे कलर चेंज हो गया। मैं 190 करता हूँ इसको, 190 जैसे मैंने चेंज किया कुछ ऐसा हो गया। तो आप इसका यूज करके चेंज कर सकते हैं, आपको जैसे भी चाहिए वैसे इमेज आप बना सकते हैं। इन्वर्ट यूज करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा आपके पास, यहाँ से भी आप वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं। ओपेसिटी यूज करनी है आपने तो आप उसका यूज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको करता हूँ, ये इमेज आपके पास, लाइक मैंने 100% किया या फिर मैं 0% करता हूँ तो देखिए बिल्कुल चला जाएगा। 10% करता हूँ तो कुछ ऐसा विजिबल होगा। तो सिंपल जो ओपेसिटी यूज करते हैं प्रॉपर्टी सेम वही केस रहेगा यहाँ पर। इसके अलावा अगर आपने फिल्टर यूज करना है तो कुछ ऐसा आएगा आपके पास। सेफे यूज करना है तो आप यहाँ से परसेंटेज चेंज करेंगे तो वो चेंज होता जाएगा वैल्यू आप। देखिए यहाँ पर मल्टीपल यूज किए हुए हैं, आप वैल्यूज को चेंज करेंगे तो चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल 180 है, मैं करता हूँ 10 डिग्री तो देखिए चेंज हो गया। तो ये था लास्ट प्रॉपर्टी आपका फिल्टरिंग CSS। सिंपल एंड इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और बहुत सारी वीडियोज मैं आपके लिए लाने वाला हूँ जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।